अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है औलिया के शहर मुल्तान में। शहर मुल्तान में जराइम की रेशो क्या है? थानों में मुकदमात के अंदराज बरवक्त हो रहे हैं या फिर रवायती ताख़ीर का शिकार हैं? थानों की सूरत हाल क्या है? इमारतें बोसीदा हैं या इन्हें भी सिप्स के तहत नई बिल्डिंग्स में मुंतकिल कर दिया गया है? शहदा की वेलफेयर के लिए मुल्तान पुलिस की तरजीहात क्या है? शहर में पेट्रोलिंग का निज़ाम क्या है? किस तरह मुल्तान शहर के वासियों को यहाँ की पुलिस जराइम पेशा अनासर से महफूज रखती है? और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमारे आज के मेहमान हैं CPO मुल्तान जनाब सादिक अली डोगर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुल्तान 32 थानों पर मुहित है। यहाँ पर क्राइम कभी बहुत ऊपर है तो कभी बहुत नीचे है। क्या हिकमत अमली है आपकी शहर मुल्तान को जराइम पेशा अनासर से महफूज रखने के लिए? बेसिकली क्राइम कंट्रोल जो है अभी बड़ा ही साइंटिफिक हो गया है। अगर आप क्राइम एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि चंद एक मकामात हैं जिन पे क्राइम होता है, और उन मकामात पे भी टाइमिंग है कि अगर फैक्ट्री से वर्कर्स आ रहे हैं तो उस रोड पे जब फैक्ट्री में छुट्टी होगी उसके बाद डाकुओं का उधर नाका होगा और डकैतियाँ होंगी। तो हमने मुल्तान में इसका एक एनालिसिस किया है। पेट्रोलिंग प्लान को उसी तरह से हमने तरतीब दे दिया गया। जैसे कैटल थेफ्ट का एक गैंग एक्टिव हुआ तो हमने उसका 1 महीने का एनालिसिस किया कि किन रोड्स पे ज़्यादा वारदातें हुई हैं। तो 2 रातों के लिए हमने पेट्रोलिंग वहाँ पे लगाई, नाके लगाए जहाँ से उनका आना जाना उस टाइमिंग के हिसाब से। यकीन कीजिएगा मेरे पुलिस अफसरों ने रंगे हाथों उस गैंग को पकड़ा और बहुत सारी बरामदगियाँ हुई। इसी तरह शहर के अंदर चंद एक मकामात हैं जिन पे मुसलसल क्राइम होता जाता है। पहले ये होता था कि चंद मखसूस मकामात पे नाकाबंदियाँ मुस्तकिल लगा दी जाती थी। डाकुओं चोरों को पता होता था कि जहाँ पे नाकाबंदी है इसको अवॉइड कैसे करते हैं। अब हमने उस नाकाबंदी को हटा के मोबाइल पेट्रोलिंग पे ले आए हैं। स्नैप चेकिंग पे लें? स्नैप चेकिंग क्या लें, जहाँ उससे अप्रोप्रिएट वर्ड ये होगा कि मोबाइल मोटरसाइकिल पे हम ले आए हैं। अच्छा। जहाँ पे क्राइम होता है एक हफ्ता, हर हफ्ते हम उसको बदलते हैं। जैसे जैसे क्रिमिनल हमारी विजिबिलिटी देख के अपनी स्ट्रेटजी भी बदलता है, उसी तरह हम क्रिमिनल के साथ साथ अपने क्राइम पैटर्न को स्टडी करके, यानी मुल्तान पुलिस और क्रिमिनल के दरमियान आँख मिचोली का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ मुल्तान पुलिस, ये सारे का सारा क्राइम जो है हाइड एंड सीक है। अच्छा। कि आपने क्रिमिनल के पीछे जाना है, क्रिमिनल ने भागना है। जितनी एफर्ट्स आप कर लेंगे उतना ही क्राइम कम हो जाएगा। अगर आज आपने एफर्ट्स ज़्यादा की हैं तो क्राइम कम होता नज़र आएगा। अगर कल आप सेटिस्फाई हो गए कि मेरा क्राइम नहीं हुआ, पिछले हफ्ते आप काम नहीं करते हैं, क्रिमिनल के घरों पे रेड्स नहीं करते हैं, प्रोन एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, तो यकीन जानिए कि एक हफ्ते बाद क्राइम का ग्राफ उतना ही ऊपर को जाता हुआ नज़र आएगा जितना कम। तो क्राइम फाइटिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो पुलिस ऑफिसर डेली की बुनियाद पे अपना क्राइम देखते हैं, डेली की बुनियाद पे अपनी डिप्लॉयमेंट को रीअसेस करते हैं, और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उन पे स्टडी करते हैं, तो वही में कामयाबी होती है। एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करूँगा। लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, मुल्तान में उस तरह से सेफ सिटी नहीं है। हमने तमाम ताजरान को जो यहाँ की एलीट क्लास है उसको रमज़ान में अफ्तारी में बुलाया। उनसे एक ही बात की कि आप अपने गली मोहल्लों में CCTV कैमरा लगा दें, और उनको बताया गया कि ये 25 से 30 हज़ार का सारा इक्विपमेंट है, आपने लगाना अपने घर की तरफ ज़रूर लगाएं, लेकिन उसका एंगल बाहर बाज़ार में कर दें। अब जो भी वारदात होती है उन CCTV कैमरा से जो प्राइवेट लोगों ने अपने बिजनेसेस पे और घरों पे लगाए हुए हैं उसे हम ट्रेस कर रहे हैं, और कोई भी वारदात ऐसी नहीं है जो ट्रेस नहीं है। इस शहर में 8 ऐसी वारदातें हुई जो रॉबरी विद मर्डर थी, जिसमें 8 जो है ताजरान जो है शहीद हो गए। उन तमाम पे CCTV के साथ हमने काम किया और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हुए हैं, अपने कैफे करदार पर पहुँचे। एक और बात,
जब सेफ सिटी के कैमरे होते हैं वो मुस्तकिल जगहों पे होते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको पता है कि उनको अवॉइड कैसे करें। यहाँ पे कैमरे लगे हैं, मेन चौक को अवॉइड करते हैं तो लिंक रोड पे जाते हैं। हमने फोकस ही लिंक रोड्स पे किया है। जब कोई वारदात हो जाती है तो मेरा डीएसपी एसपी जाता है, तो हम ये असेस करते हैं इस रोड पे कैमरे हैं या नहीं है। अगर हैं तो उससे फुटेज ले दें, अगर नहीं है तो उसी वक्त उस मोहल्ले की एक छोटी सी मीटिंग करते हैं। जो बासर साब हैसियत लोग हैं उनको कहते हैं कि आपकी ये वारदात हुई है, आपके इलाके में हुई है, ये वारदात कल को भी होगी, परसों को भी होगी, सदैव आपके लिए ज़रूरी आप ये करें। वो बखुशी खुद अप्रिशिएट भी करते हैं कि जी आपने आगे हमें एजुकेट किया, ये 20-25 हज़ार कौन सी बात है, आज ही हम आपके लिए ये करते हैं। उससे क्राइम डिटेक्शन में बड़ी मदद मिलती है। एक अहम बात आपसे शेयर करूँ, पुलिस जो है पेट्रोलिंग जो है विजिबिलिटी है, उससे लोगों को इत्मीनान आता है, लेकिन क्राइम में उस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता जिस तरह से इम्पैक्ट क्रिमिनल गैंग्स को पकड़ने से पड़ता है। विजिबिलिटी ये हो सकता है कि पुलिस मौजूद है तो क्रिमिनल एलिमेंट्स चंद घंटों के लिए अपनी वारदात जो है वो पेंड कर देंगे या किसी और इलाके में जाके वारदात कर। अगर आप रियल इम्पैक्ट करते हैं क्राइम कंट्रोल में तो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल गैंग्स को पकड़ने में, और सिर्फ पकड़ने तक नहीं है, उससे मज़ीद स्टडी किया हमने। अगर ये गैंग पकड़ा गया, आपने 2 वारदातों में चालान कर दिया, तब भी उसके लिए जो मुनाफे बख्श कारोबार है, जो कास्ट बेनिफिट रेशो है, उसको हमने डिस्टर्ब करना है। जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है, जितनी वारदातों का वो इंकशाफ करता है, सारों के सारे जो मुद्दई हैं उनकी रिकवरी कराना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ मुल्तान में हम क्रिमिनल गैंग पकड़ते हैं, साथ हमारी सीआरओ की टीम जो है वो एविडेंस लेके आती है सीसीटीवी के कि जी आपने ये 10 वारदातें तो खुद बना दी हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है जिसमें आपका चेहरा सामने नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जब हम कन्फ्रंट करते हैं क्रिमिनल को, उससे हमारी रिकवरी भी बेहतर हो रही है। वो जो कास्ट उसने बियर की है क्रिमिनल ने, उस खाने में सारे का सारा लूटा हुआ माल हम वापस लेके मीडिया के सामने असल हकदारों को पहुंचाते हैं। अब मुल्तान में किसी की वारदात हो जाए, उसको ये श्योर है कि हमने पुलिस के पास जाना है और इंशाल्लाह क्रिमिनल पकड़े भी जाने हैं, रिकवरी भी होनी है और उसको उसका हक भी वापस मिलना है। अच्छा सर, कितने कैमरास आपने मुल्तान शहर में लगाए और इन कैमरास की मदद से कितने गैंग्स जो है उनकी सुकोबी की और अब तक कितनी बरामदगी की सर? अब तक अगर बरामदगी की मैं बात करूं तो 20 करोड़ से ज़ायद अमाउंट की बरामदगी वो है जो अच्छा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के हवाले की। अच्छा। उसके अलावा भी आप समझते हैं बहुत सारी ऐसी बरामदगी होती हैं जो फाइल पे क्रिमिनल से लूटा हुआ माल आप मदइयों को दे रहे होते हैं थाना लेवल पे, वो इसमें शामिल नहीं है। और ये सारी की सारी जो एफर्ट्स है ये साइंटिफिक बुनियादों पे क्रिमिनल को ट्रैक डाउन करने से ही हो सका है। कैमरास की तादाद बता रहे थे आप, कितने कैमरा जो 10,000 से ज़ायद कैमरा शहर में लगे हुए हैं। आप किसी भी चौराहे से गुजरेंगे वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा। इसी तरह आप देहाती इलाकों की बात करें, हर 10 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा कस्बा होता है जहाँ एक अड्डा बना होता है, जहाँ से 7 वाले देहात जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने के लिए। हमने वहाँ पे भी जो किराना स्टोर थे, वहाँ पे बैंक वाला था, वहाँ पे पेट्रोल पंप था, उसको भी मोटिवेट करके कैमराज लगाए हैं। अब हमारी कोई भी वारदात ऐसी नहीं है जिसमें क्रिमिनल की फुटेज हमारे पास मौजूद ना हो। जब फुटेज मौजूद होती है तो हम शेयर करते हैं थानेदार आपस में। हर जो क्राइम होता है उसमें आपको ये भी बता दूँ कि एक आधा मुलज़म ऐसा होता है जो रिकॉर्ड याफ्ता होता है। इस शहर के किसी तफ्तीशी ने उसको चलान किया होता है। जब वो फ़ोटो शेयर होती है सीसीटीवी फुटेज, तो वो कहते हैं ये तो फ़लाने का बेटा है, फ़लाने केस में फ़लाँ थानेदार ने फ़लाँ थाने में इसको चलान किया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सीसीटीवी से, इससे बड़ा हमें फ़ायदा हो रहा है। एक बात आपको ऐड करता जाऊँ, बाकी शहरों में क्राइम और मुल्तान के क्राइम में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ पे जो उलमाए दीन की तालीम आते हैं आम बंदे में नज़र आती हैं। यहाँ पे कत्ल जो है ना होने के बराबर है। अच्छा। जो लड़ाई है, इक़दाम कत्ल है, वो ना होने के बराबर है। सारे का सारा जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा। और ये एक बहुत ही वाज़ेह बात है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ है। अभी भी हम क्राइम देखेंगे तो जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो सारा 0-0 में आएगा।
हमने कोशिश की कि लड़ाइयों के पर्चे जो हैं उनको देने में हम अपना किरदार अदा करें। होता यह है कि जब लड़ाई होती है साथ ही वो महल्लेदार आ जाते हैं, अब क्या होगा, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं, बैठ के सुलह करें। तो जब पुलिस बुलवाती है मेडिकल के साथ, वो कहते हैं जी हमारी सुलह करा दी फलां लोगों ने। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सोसाइटी में बड़ी इंटेग्रेशन है। आप देखेंगे हमारे जो साइल हैं वो चोरी डकैती से मुतल्लिक़ हैं। यहाँ पे जितने लोग आएंगे वो कहेंगे जी हमारा चोरी हो गई थी, मार मुकदमा है, उसकी रिकवरी करा दें। जो लड़ाई झगड़ों के पर्चे दर्ज कराने में यहाँ पे आपको बहुत कम साइल नज़र। अच्छा सर, आपकी पोस्टिंग से पहले डकैती या रॉबरी या चोरी की शरह क्या थी, और अब गुज़श्ता 3-4 माह जब से आप तैनात हैं वो शरह जो है वो किस हद तक कम हुई है? बेसिकली हर पुलिस ऑफिसर मेहनत कर रहा होता है। मेरे से आने वाले पहले जो आपसे पहले वाले भी आपसे उन्होंने बड़ी मेहनत की, इस शहर में क्राइम के खात्मे के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और यहाँ की पुलिस जो है वो प्रोफेशनल है। जैसे मैंने आपसे बातें की है, सीसीटीवी कैमरे की, रिकवरी की, ये ऐसा नहीं है कि मेरे आने से हो गया है। ये एक टीम वर्क है जो मैंने और नीचे वाले स्टाफ ने, मेरे एसपीज़ ने और पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने मिल के किया। पहले ऑफिसर ने जो कोशिशें की हैं, शायद उसी का ये तसलसल है कि अभी क्राइम में वाज़े फ़र्क है। जैसे आप अगर कैटल थेफ्ट की बात करें तो 35% रिडक्शन है। मुल्तान शहर का एक बड़ा हिस्सा मज़ाफ़ाती इलाकों पर है, तो वहाँ पर सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो कैटल होता है, जानवर होता है जो वहाँ के रहशी हैं। इन वारदातों के हवाले से भी आपने पहले भी बताया कि आपने पेट्रोलिंग मखसूस की तो वाज़े कमी आई। ये जो चोर पकड़े जाते हैं इनको किस जुर्म में आप लेते हैं, फिर इसके बाद इनको चालान कैसे करते हैं आप? बेसिकली कैटल थेफ्ट तो ऐसा क्राइम है जिसको अगर पुलिस रोकना चाहे तो सबसे इजी तरीका ही ये है रोकने का। कैटल थेफ्ट का अगर एनालिसिस करें, ये हर देहात में नहीं होती है। जो आपके मेन रोड्स के साथ देहात हैं वहाँ पे होती है, या लिंक रोड के साथ जो देहात हैं। आपने सिर्फ इस कैटल थेफ्ट को कंट्रोल करना है, अपने लिंक रोड को स्टडी करना है, उसके साथ जो देहात है वहाँ पे ठीकरी पहरा लगाना है, जहाँ उनकी कुछ सर्विलेंस का इंतज़ाम करना है। फिर कैटल थेफ्ट के जो लोग हैं वो गांव में मशहूर होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। अच्छा। रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर कैटल थेफ्ट हो जाती है और हम सिद्क़े नियत से अगर मेहनत करें तो बरामदगियाँ होती हैं। एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने वाली ग्राउंड जो थी वो कैटल से भरी हुई थी। अच्छा जी। ये नहीं है कि कैटल आपने चोरी करते हैं और साथ ही वो ज़िबा खाने ले जाते हैं। वो कैटल को अपने किसी जानने वाले के यहाँ बांध देते हैं। फिर वो पुलिस का रिएक्शन देखते हैं कि पुलिस का एफर्ट्स हुई, पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस हमारे पीछे है नहीं है, उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। अगर आपने मेहनत की है, आपको पता है, जहाँ आपने उसका ट्रैक किया है, तो रिकवरी इसमें कैटल थेफ्ट में बड़ी आसानी से हो जाती है। अच्छा सर, आपने काफ़ी चोरों से तफ्तीश की होगी, जो ये मवेशी चोर हैं, कौन सी ऐसी गलती है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं? कौन सा ऐसा गफलत है शहरी की जो मवेशी का मालिक है उसकी गलती का फ़ायदा उठा के ये वारदात करते हैं? बेसिकली कैटल थेफ्ट दो तरह से होती है सर। एक तो वो है कि एक डेरा है, अबेंडेंट है, रात के वक्त कोई नहीं है, वो साथ वो 2-4 दिन रह के करते हैं कि ये जो है अबेंडेंट है, कोई जहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम। सबसे आसान तरीका कैटल थेफ्ट का ये है कि उस डेरे पे जाते हैं, डाला लगाते हैं और कैटल से लेके चले जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द जो है मोडस ऑपरेंडी वो यही है। 10% ये है कि किसी ने कैटल वहाँ पे बांधे हुए हैं, वहाँ पे 1 या 2 लोग मौजूद भी हैं, उनको बांध के, ठीक है, ओवरकम करके ये कैटल से ले जाते हैं। अच्छा सर, क्या मुल्तान पुलिस ऐसी वारदातों में खोजी, एक बड़ा कदीमी सिस्टम है, पुलिस के साथ भी ये अटैच रहा, क्या खोजी सिस्टम की मदद लेती है कि अब जदीद तकनीक पे जो है तफ्तीश करती है? बेसिकली जब हमने सर्विस ज्वाइन की 98 में, अच्छा, उस वक्त खोजी कल्चर बहुत था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक खोजियों का एक मजबूत इंतज़ाम होता है, मजबूत सिस्टम। पुलिस लाइन में भी रात के वक्त खोजी मौजूद होते थे। इसी तरह जो SHOs थे, उन्होंने अपने इलाके के जो खोज करने वाले लोग थे प्राइवेटली हायर किए होते। जब भी कोई वारदात होनी, गाड़ी में बिठाना, मोटरसाइकिल में बिठाना थी। अब खोजी की जो है अहमियत
एक तरह से ना होने के बराबर रह गई है। यानी अब हमने कभी सुना ही नहीं है कि खोजी जो है उसकी भी कोई ज़रूरत है। हुआ ये है कि जो फेंसिंग का सिस्टम आ गया, थानेदारों ने जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें अपने आप को मनवा दिया, और बहुत सारे पुलिस अफसरों ने थाना लेवल पे लोगों को ट्रेन करके लगा दिया। अब जो आईटी के लोग हैं हमारे थाने में भी मौजूद हैं, एसडीपीओ के ऑफिस में है, हमारे एसपी के साथ एक आईटी की टीम है। इसी तरह मेरे ऑफिस में आप देखेंगे कि आईटी का एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे मैंने आपसे बात की कि क्राइम एनालिसिस किया, नाकाबंदियाँ 10 की और बंदे पकड़े गए। तो इसी तरह हो रहा है। सीसीटीवी जो हैं जे उससे भी बेहतर हैं जो फुट ट्रैकिंग में तो एक आपका इमेजिनेशन है, एक आपका असेसमेंट है, जो है फुटेज है टीवी की, सीसीटीवी की, वो तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो एडमिसिबल टू कोर्ट भी है और उसको क्राइम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। अच्छा सर, मुल्तान एक बड़ा शहर है, जैसे कि आपने बताया कि 10,000 कैमराज आपने अपनी मदद आपके तहत शहरियों की मदद से लगवाए हैं। क्या इन कैमराज को आप कंट्रोल एंड कमांड के तहत अपने अंडर करने का भी इरादा रखते हैं, और इसके साथ साथ क्या कोई सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी जो है वो ज़ेर गौर है? बेसिकली जो प्राइवेट कैमरास हैं उनकी हम सेफ सिटी के साथ या अपनी आईटी की ब्रांच के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। एक सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने, जिसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड उन प्राइवेट सीसीटीवीज़ के मौजूद हैं। अगर पंजाब की बात करूं, पिछले साल पंजाब में जो प्राइवेट सीसीटीवी इंटीग्रेट हुए थे आईटी ब्रांचेस के साथ या सेफ सिटी के साथ, वो 10 लाख से ज़ायद थे और उसमें पूरा पंजाब शामिल था। अब जब वारदात होती है तो जिनकी हमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटीग्रेट किए हैं आईटी में, ये सिर्फ वो इलाके का एक सर्च डालते हैं, वो आ जाता है कि जी फलां घर में सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अगर वारदात हो गई तो इन घरों में हमने पता करना। उसके बाद भी जब हमारी सीआरओ की टीम जाती है तो लोगों से नॉकिंग करके पूछती है कि आपका सीसीटीवी कैमरा है, और लोग बड़ा ही फोर्स कमिंग है मुल्तान में इसमें, जिसको भी हम कहते हैं ये वारदात हुई है, सीसीटीवी आपका लगा होगा, हम देखना चाहते हैं, फौरी तौर पे हम एक्सेस भी देते हैं, वीडियोस भी देते हैं। वो समझते हैं कि ये क्रिमिनल जो है जिसने हमारे नेबरहुड में वारदात की है, आज इसका विक्टिम बकर है, कल को उसका विक्टिम जैद भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि जहाँ पे जो है क्राइम कंट्रोल में पुलिस मदद करे। अच्छा सर, मुल्तान शहर में थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से सादिक अली डोगर की क्या सोच है, क्या तरजीहात हैं बहैसियत सिटी पुलिस चीफ? बेसिकली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहुत ही हमारे विजनरी ऑफिसर हैं। उन्हें थाना कल्चर पे बहुत ज़्यादा SOPs बनाई हैं, एक पूरा सिस्टम इवॉल्व करके रख दिया है। उसमें यानी थाना कल्चर के इंग्रेडिएंट्स स्टडी किए गए, उन इंग्रेडिएंट्स का तोड़ क्या है वो हमने अपनी SOPs में डाल दिया। यानी पहला इंग्रेडिएंट था कि ताख़ीर से FIR होती है, जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी FIR है, अगर कंफर्म हो गई है कॉल तो हर सूरत वो 24 आवर्स में दर्ज होगी। इसी तरह जो हर्ट के केसेस हैं, इंजरीज़ के केसेस हैं, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर दर्ज होने हैं। तो बाकी रह गया फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम ऐसा जिसमें प्रूव करना ज़रूरी है, लोग झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसमें 3 डेज़ का टाइम है। इस तरह टाइम लाइन के साथ अगर आप चलते हैं तो थाने कल्चर का ऑटोमेटिकली सदेबाब होता हुआ आपको नज़र आता है। फिर सिप्स के थाने, हाँ, सिप्स से आपका एक बड़ा अच्छा मंसूबा है, बड़ी गूंज है पंजाब में कि मुल्तान के थाने देखने के काबिल हैं। कितने थानों को सिप्स पे मुंतकिल किया है और कितने अभी बाकी हैं? हमारे 32 थाने हैं जी, और यहाँ पे 32 थानों के जो फ्रंट डेस्क है, वेटिंग रूम का एरिया है, इसी तरह रिसेप्शंस हैं। किसी भी जदीद तरीन बैंक से मेरे वेटिंग एरियाज, मेरी रिसेप्शन बेहतर है। अभी आप इंटरव्यू के बाद किसी थाने में एट रैंडम चले जाएं, आपको एक से बढ़ के दूसरा थाना बेहतर नज़र आएगा। और मैंने इधर चैलेंज करता हूँ, किसी भी लैंडलॉर्ड की जो बैठक है मेरे वेटिंग एरिया से बेहतर नहीं है। और एक स्टैंडर्ड का हमने फर्नीचर दिया है
और एक ऐसा स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है जो कंफर्टेबल भी है और फर्नीचर ड्यूरेबल भी है। पहले होता था कि ऐसा जो तैनात होते हैं अपना फर्नीचर साथ लेके आते थे और जब तब्दीली होती साथ लेके जाते। अब रजिस्टर 16 में इसका अंदराज करते हैं। हमने रजिस्टर 16 में किया है, फिर CCTVs लगाए हुए हैं और उसका गवर्नमेंट का परचेज़ किया हुआ सारा फर्नीचर और उसका स्टाइल एक जैसा है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, कोई ले जा नहीं सकेगा और ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम पुलिस को इतना कंफर्टेबल कर रहे हैं, आप थानों में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उनकी स्टेशनरी, उनकी जो अप कीपिंग है चीज़ों की, क्योंकि IT का इक्विपमेंट है, आपने फर्नीचर जदीद दिया, रोज़ उसकी वियर एंड टियर होनी है, रोज़ उसकी रिपेयर की ज़रूरत। उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल ने एक फंड हमें मंथली बेसिस पर जारी किया हुआ है, तो उससे हम उसका कर रहे हैं। क्या ये तमाम तर इक़दामात आर्जी हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर हैं? बेसिकली जब ये सिप्स के थाने बना दिए गए तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस में ये डिस्कशंस हुई कि एक दफ़ा तो आपने बना दिया, अब मेंटेन कैसे करें, कंटिन्यूटी कैसे रखें? कंटिन्यूटी क्या, अब मंथली बेसिस पे जैसे स्टेशनरी है, बिल्डिंग है रिपेयर के लिए, फर्नीचर रिपेयर्स है और अदर्स, ये 4 जो हेड्स हैं इनमें मंथली बेसिस पे हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरों को, सिटी पुलिस अफसरों को बजट मिलता है। उसका मकसद ही ये है कि अप कीपिंग और कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जा सके। ये बजट जो है थाना की कैटेगरी के हवाले से है कि यकसा बजट है? बेसिकली ये बजट डिस्ट्रिक्ट हेड को मिलता है और उसकी जो आगे अकाउंटेबिलिटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है हमारी, उसके SPs हर रीजन में है, इसी तरह DSP वो स्पेशली मॉनिटर करते हैं। मकसद ये है कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो शुरू हो गया है, एक ऐसी SOPs जो बन चुकी हैं, उनकी कंटिन्यूएशन के लिए ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस को फंड दिए जाएं, एक अकाउंटेबिलिटी का, मॉनिटरिंग का, सुपरविजन का भी प्रोसेस लेके आए। उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। क्या इन तमाम तर इक़दामात के बाद आप समझते हैं कि थाना कल्चर तब्दील हो गया है? शहरियों को जो पुलिस से दरपेश शिकायत हैं वो ख़त्म तो नहीं, लेकिन उसमें वाज़ेह कमी आई है? देखें, जो बात आपने की है इसका जवाब एविडेंस बेस्ड दूंगा आपको। जी, हमारे पास जो फीडबैक का सिस्टम हमने मुतारफ़ कराया, अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट लेने आते हैं, अगर आप लर्नर लेने आते हैं, ड्राइविंग स्कूल के लिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आते हैं या FIR के लिए आते हैं, तो आपका एक प्रोफाइल बनता है जिसमें आपका नाम है, फ़ोन नंबर है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी आप घर जाके इस लिंक पे अपना फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा या बुरा। मुल्तान शहर का जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 99+ है और ये फीडबैक एविडेंस बेस्ड है। और वो ये नहीं है कि जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो मुख्तलिफ अदारों को कैटेगराइज करती है करप्शन के हवाले से। उनका जो सर्वे होता है वो चंद हज़ार लोगों पे मुश्तमिल। अच्छा जी। जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है 10 लाख से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल है मुल्तान पुलिस का। अब 10 लाख के 10 लाख लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं और उनका रिकॉर्ड है हमारे पास कि ये बंदा है, ये फ़ोन नंबर है, इसने हमारे बारे में ये अच्छे कमेंट्स दिए हैं। अगर किसी थर्ड एजेंसी ने वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर ले। हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल से इंस्पेक्टर जनरल लेवल पे बात की है कि जी आप अपना सैंपल ले आएँ और हमारा सैंपल ले। इसमें जिन लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च की है, जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, जितना सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा उतनी आपकी कंक्लूजन ज़्यादा रिलायबल। तो फिर क्या कहा एमनेस्टी वालों ने सर? हमने उनके साथ टेकअप किया कि जी हमारा फीडबैक ये है। उन्होंने अपनी लास्ट रिपोर्ट में आपको कैटेगरी में दूसरा नंबर के पहला नंबर दिया था। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि अब हमारा फीडबैक सिस्टम है, हमारे साथ बैठे हैं आके, अगली रिपोर्ट शाये करने से पहले हमारा जो फीडबैक है उसमें दें। आप समझते नहीं पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट है जिसका दिल चाहता है वो उठता है, इस महकमे को तनकीद का निशाना बनाता है, बजाय बल्कि तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाता है। और उनको पता आगे से रिएक्ट तो होना नहीं। बेसिकली जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, इससे एविडेंस बेस्ड डाटा बन चुका है। अब भी हमें कन्फ्रंट करने में ज़्यादा आसानी हो गई है। झूठी खबर या फेक न्यूज़ आज भी की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम टेकअप भी कर रहे हैं। अब 2-4 लॉ भी बनने जा रहा है और अप्रोप्रिएट फॉर्म भी होंगे, यानी मीडिया के ख़िलाफ़ भी अगर कोई मीडिया वाला फेक न्यूज़ देता है या किसी ऑफिसर की ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप मीडिया से हैं, आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिल्कुल येलो जर्नलिज्म में तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वॉल्व हैं। तो उसका ख़ात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, एविडेंस बेस्ड होगा। बहुत सारे अखबार के साथ मुल्तान में हमने उनके जो हेड्स हैं
उनसे बात किया कि ये आपके बंदे ने ये जो खबर है ये झूठी दी है, तो अब रियलाइजेशन हेड ऑफिस पे भी है। अब हम जैसे किसी हेड ऑफिस से बात करते हैं, वो कहते हैं ठीक है इसलिए खबर दी, आप एविडेंस देखें। हमारा थानेदार जाता है, साथ सब बैठते हैं, तो इस्लाह होती जा रही है। वो जो अनब्राइडल्ड चीज़ें थी अब वो ब्राइडल होती जा रही हैं। जो रियलाइजेशन है आपके हेड ऑफिस में, और जारी बात है आपका जो हेड ऑफिस का अमला है वो ऐसे ही है जैसे हम पुलिस अफसर हैं, बड़ा ही पढ़ा लिखा है और सोसाइटी को जज करता है। तो वो समझते हैं कि हम अपने ही खिलाफ फेक न्यूज़ करके दुश्मन का फ़ायदा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर सोसाइटी में आप रियल न्यूज़ देंगे तो स्ट्रैटेजीज बनेगी उस रियल इशू को ख़त्म करने के लिए। अगर फेक न्यूज़ आप देते हैं तो मास वाई इसके कि सोसाइटी में एक तनाव पैदा हो, बच्चे टेंशन का शिकार हों, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। आप समझते नहीं कि ये एक तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, बजाय तनकीद बराए इस्लाह की जाए? अगर 10 साल पहले देखें तो तनकीद बराए तनकीद शायद ज़्यादा होती होगी। आज तनकीद फॉर रेफर्मेशन ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव पहलू है। जो भी खबर चलती है उसके बाद वो ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि ठीक है अभी इंसिडेंट हो गया है, कल को इस इंसिडेंट्स को कैसे कम करना है। जैसे मैं कल की बात करूँगा, किसी जगह पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उसने किसी बच्चे को काटा, तो हमने टेकअप किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो टीम्स बना दी कि स्ट्रे डॉग्स को जो है कैसे उन्होंने टारगेट करना, पॉइजन है, दूसरी स्ट्रेटेजी से। तो अगर मीडिया पे ना आती तो वो एक गली मोहल्ले की खबर थी, मीडिया पे आने से वो एक पॉलिसी मेकिंग की खबर मिल गई। आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें तो मीडिया का रोल जो है गुड गवर्नेंस में बहुत बढ़ता जा रहा और बढ़ना चाहिए। मैं अच्छा सर, मुल्तान शहर में मंशियात फरोशी को रोकने, नजायज़ असला की ख़रीदो फरोख्त को रोकने और इनमें मुलविस अनासर की कार्रवाई के लिए आपकी तरजीहात क्या होंगी? क्योंकि हर बड़े क्राइम के पीछे ये दो अहम जो है अंसर वो मौजूद होते हैं। बेसिकली जो नारकोटिक्स है मुल्तान से मोटरवे जा रही है, तो जो मंशियात पेशावर से चलती है, सिंध जानी होती है, वो मोस्टली इन्हीं रूट से गुजरती है। हम मोटरवे पुलिस के साथ मिलके, इसी तरह दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलके नारकोटिक्स पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यानी इस शहर में अगर आइस आप समझते हैं 20 किलो से ज़्यादा 2 महीने में बरामद हुई है, इस तो मीनिंग देव है कि पुलिस एफर्ट्स कर रही है। इसी तरह दूसरी जो मंशियात हैं जिसमें आप चर्स कहते हैं, अफ्यूम कहते हैं, हेरोइन है, हर तरह की, उसमें इस साल की रिकवरी को और पिछले साल की रिकवरी को देखेंगे तो 200% ज़्यादा रिकवरी है। पुलिस ने इतनी एफर्ट्स किए हैं कि रिकवरी की अमाउंट कई 100 गुना बढ़ गई है। तो वैसे भी मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मंशियात फरोशी नहीं है तो क्राइम रिडक्शन होती है। क्योंकि जो मंशियात ख़रीदने आता है, या तो वो मंशियात ख़रीदने से पहले किसी के साथ वारदात करता है या ख़रीदने के बाद। हमने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है यहाँ पे जो एडिक्ट्स बच्चे हैं उनका हम इलाज कराते हैं। वो पुलिस का अपना ऑटोनमस सेटअप है। अच्छा जी। हम समझते हैं कि ये जो नशई है, जो ड्रग एडिक्ट है, जो सेल नहीं करता पीता है, वो वीक गवर्नेंस की वजह से है। पहली बात तो हम इस पाकिस्तान के शहरिया, मैं आप इरिस्पेक्टिव कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आप जर्नलिज्म में हैं, पहली बात ये कि बॉर्डर से क्रॉस ही नहीं होनी चाहिए थी मंशियात। अगर बॉर्डर से क्रॉस हुई है तो बॉर्डर से लेके यहाँ मुल्तान तक पहुँचने के लिए बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी चेक पोस्टें भी यहाँ पे पहुँची। फिर जब यहाँ पे पहुँची, पुलिस का एक निज़ाम मौजूद है, अगर वो नहीं रोक सके, किसी का बच्चा जो है वो नशई होगा, उसको क्रिमिनल ट्रीट करने की बजाय उसको विक्टिम ट्रीट करें और उसको दोबारा से सोसाइटी का अहम रुकन बनाने में अपना किरदार अदा करें। जो हमने किया है, ये पार्क्स जो थी हमारी, इसी तरह दूसरी रिक्रिएशन फैसिलिटी, हमारे रोड्स,
या ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के छुप के आप नशा कर सकते हैं, वहाँ पे दर्जनों की तादाद में नशई थे। हमने सारों को पकड़ के अपने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में जमा कर दिया। अच्छा जी। और उनके वालिदैन को बुला के वॉलंटियर जो फॉर्म है, जो कानूनी कार्रवाई पूरी की। उसके बाद यकीन करें 30 डेज़ के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लोग अपने सेंसेस में आते हैं। जब लोग सेंसेस में आते हैं तो हम टेप्टा के साथ मिलके उनको 3 या 4 तरह की स्किल्स दे रहे हैं। सबसे पहले ड्राइविंग। ड्राइविंग तो ऐसी चीज़ है, अगर आपको आती है, आप चलते चलते आपको रोज़गार मिलता है, हर किसी को ड्राइवर की ज़रूरत होती है। उसके बाद स्टिचिंग के साथ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स। ये 3 ऐसी स्किल्स हैं जो अपने ड्रग सेंटर पे हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग ड्रग सेंटर में रिहैबिलिटेट हों वो दोबारा से ड्रग का शिकार ना हो। उसमें सबसे अहम बात यह कि जब वो डिटॉक्स हो जाता है, वो अपने इनसाइट में आ जाता है, चीज़ें समझनी शुरू कर देता है, तो हम फैमिली को इंगेज करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है हमारा, वो फैमिली के साथ बैठता है कि इन वजूहात की बुनियाद पे ये ड्रग की तरफ गया था, अब आपने फैमिली सपोर्ट में ये चीज़ें करनी है ताकि दोबारा से ये रिलैप्स ना हो। क्राइम की शरह का जायज़ा लें तो कत्ल से लेके चोरी चकारी तक इनलीगल वेपन का इस्तेमाल जो है वो कसरत से देखा जाता है। कहाँ से आता है ये इनलीगल वेपन? कैसे इसकी खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है? कानून क्या कहता है इस बारे में? रिसेंटली इसमें कोशिश की गई है कि इसकी सज़ा को बढ़ाया जा सके। जहाँ तक इलीगल वेपन की प्रोलिफरेशन का ताल्लुक है, ये लारी अड्डे, ये जो ट्रांसपोर्ट के रूट्स हैं, इसी तरह चंद लोग ऐसे जिनका ट्राइबल एरिया में आना जाना है, तो वहाँ से ये प्रोलिफरेशन हो रही है। कैसे रोकेंगे आप? बेसिकली इसका रोकने का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के अलावा तो कुछ भी इसका हल नहीं है। अगर आप अपना नेटवर्क अच्छा कर लें, एजेंसीज़ के साथ मिल के काम करें, तो पिछले दिनों में 200 से ज़ायद जो है अच्छी नस्ल का जो असला है, आला क्वालिटी का असला हमने पकड़ा है। कहाँ से आ गया था? वो सारे का सारा दरा आदमखेल से आ रहा था, और लोग बाकायदा गैंग्स हैं जो सप्लाई करते हैं। इधर गांव में लोगों को पता होता है कि फलां बंदा जो आपको असला लेके दे सकता होता भी इसी तरह। आप उसके पास जाएं, उसको कहेंगे फलां वो बोर का फलां असला चाहता है, वो कहता है 2 महीने बाद आगे ले लेना, महीने बाद सर आप उसको पकड़ते हैं, 13, 20, 65 का पर्चा देते हैं, वो अगले दिन बाहर आके फिर यही काम शुरू कर देता है। ये जो है वजूहत अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा ये हुआ है, हमने जुडिशल ऑफिसर के साथ भी टेकअप किया है, आपके प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे। जितने ये असले पे लोगों को हम चलान करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको सज़ा प्रोबेशन की दी जाती है। प्रोबेशन का मतलब होता है कि आप आए हैं, अदालत के सामने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया है, और अदालत ने आपको जेल भेजने की बजाय सोसाइटी में वापस प्रोबेशन पे भेज दिया है। अब एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है जैसे मुल्तान में, और प्रोबेशन पे लोगों की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। अच्छा जी। और प्रोबेशन का जो साइंटिफिक कंसेप्ट ये है कि आप सोसाइटी में वापस जाएंगे, सर्व करेंगे, आपकी रेफर्मेशन के लिए किसी स्कॉलर के साथ, किसी आलिम दीन के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन होगा, आपकी जो बैड हैबिट्स जेल में जाके बननी थी उससे आपको बचा लिया गया। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जिस आदमी का आर्डर होता है प्रोबेशन का, उसका मतलब होता है कि वकील उसको कहता है अब आप रिहा हो गए, जाएँ घर। इन प्रैक्टिकल पर्पसेस वो रिहा ही होता है। तो प्रोबेशन की बजाय ज़रूर उसको सज़ा का एक हिस्सा जो है, जिसको प्रोबेशन लॉ में मेंट होना चाहिए, अगर आप प्रोबेशन पे भेज रहे हैं, मिनिमम 3 मंथ वो जेल में गुजारेगा अगर उस पर जुर्म साबित हो जाता है। और उसके बाद अगर प्रोबेशन पे भेजते हैं, फिर जो है सिविल सोसाइटी की सर्विस, जैसे स्ट्रीट की क्लीनिंग है, ठीक है, इसी तरह दूसरे जो पब्लिक ऑफिस हैं उसमें चंद घंटे की बिला मुआवजा नौकरी है। इस तरह के काम करेंगे तो प्रोबेशन का फ़र्क है। ये कौन करेगा? लॉ मेकिंग में करना है। हम जो लॉ मेकर है डिस्ट्रिक्ट के, उनके सामने भी हमने ये टेकअप किया है। डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल जस्टिस कमेटी है, वहाँ पे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी टेकअप किया है। लेकिन ये प्रोविंशियल लेवल पे रियलाइजेशन ज़रूरी है। हर वो बंदा, आप डाटा ले लें, जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डाटा लें अपने डिस्ट्रिक्ट का।
जितने लोग असले में पकड़े गए हैं, अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है, 302, 324, वो एक अलग प्रोसेस। तमाम लोग जो असले के साथ पकड़े जाते हैं वो अपना जुर्म एक्सेप्ट करते हैं, जिसको वो गिल्ट प्ली कहते हैं। उसके बाद वो प्रोबेशन पे भेज दिए जाते हैं, एक तरह से वो रिहा हो रहे हैं। तो ये भी एक इम्पेडिमेंट्स हैं जो प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल आर्म्स को रोकने में हमारे लिए रुकावट है। बात करते हैं आपसे कच्चा ऑपरेशन की, क्योंकि मुल्तान के बिल्कुल करीब है राजनपुर, डीजी खान, रहीम यार खान और थोड़ा सा हिस्सा मुजफ्फरगढ़ का भी है। एक तकरीबन 1.5 साल से इन इलाकों में कच्चे के क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। क्या इसके असरात मुल्तान शहर पे भी हैं? बड़े वाज़े असरात हैं। यहाँ का क्रिमिनल जो है वारदात करता है तो सिंध के कच्चे के इलाके में पनाह लेता है। बहुत सारे वारदातों के ऐसे गैंग्स हैं जिसमें 1 या 2 जो एलिमेंट्स हैं वो कच्चे के इलाके से होते हैं। लास्ट वीक, मैं पिछली देर की बात नहीं करूँगा, एक दुकान पे डाकू आते हैं, आगे से रेजिस्टेंस होती है, एक डाकू मारा जाता है, 2 ताज़ा शहीद हो जाते हैं। जब उस मरने वाले डाकू का हम फिंगरप्रिंट नादा के साथ लेते हैं, अदरवाइज तो कोई एविडेंस नहीं था हमारे पास, वो खैरपुर का अच्छा, निकलता है, सिंध के इलाका खैरपुर का निकलता। तो जब हमें पता चल जाता है कि ये आदमी फलां है, तो उसके नाम की सिमें लेते हैं, फिर उसके जो एसोसिएट्स होते हैं उनके लेते हैं। तो सारे के सारे एसोसिएशन मुल्तान से थे। बहुत सारे ऐसे जो नामी ग्रामी क्रिमिनल्स थे, उसका उस आदमी के साथ ताल्लुक था और उनका डाटे से फ्रीक्वेंट विजिट जो है कच्चे के एरिया में साबित हुए। फिर उसके बाद ट्रैक करके हमने दूसरे मुलजमान पकड़े। कहने का मतलब ये कि कच्चा का एरिया या ऐसे एरियाज़ जो नो गो एरियाज़ हैं, जो सेफ हेवन्स हैं क्रिमिनल्स के लिए, उनका एग्जिस्ट होना जो सराउंडिंग इलाके का जो क्राइम है सारे को इम्पेक्ट करता है। ना सिर्फ मुल्तान को इम्पेक्ट कर रहा है, वो बिहाड़ी को भी इम्पेक्ट कर रहा है, रहीम यार खान को भी इम्पेक्ट कर रहा है। इसी तरह जहाँ तक इनकी एक्सेसिबिलिटी है वहाँ तक ये इम्पेक्ट करता है। क्या कच्चे के डाकू जो है मुल्तान के शहरियों से भी भत्ता लेते हैं? यहाँ पे भी अगवा की वारदातें करते हैं? बेसिकली कच्चे के डाकू, जिसे हनी ट्रैप भी कहा जाता है, कच्चे के डाकू का मोडस ऑपरेंडी ही मुख्तलिफ है। वो कोई पर्ची नहीं भेजता कि पर्ची भेजता कि आप पर्ची मैंने हनी ट्रैप भी साथ आप पर्ची भेज रहे हो, पैसे देंगे नहीं तो अगले दिन गोली मार दूंगा आपके घर में, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हनी ट्रैप के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें ख़वातीन का है वीडियो कॉल्स के साथ। सबसे अहम इस पे करते हैं जो लोग मेरा सुन रहे हैं कि कहीं से भी आपको ऐसी कोई कॉल आए, किसी खातून की वीडियो कॉल आए, उस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा, ट्रैप ना होइएगा। इसी तरह अखबार में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर की एक एडवर्टीजमेंट होती है जी, सस्ते ट्रैक्टर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर के लोग सादा लोग होते हैं, वो कहते हैं यार इधर से 15 लाख का मिलता है, उधर से 2.5-3 लाख का दे रहे हैं, उधर से जाके। इसमें ट्यूबवेल, सोलर प्लेट्स, तो नौकरी का झांसा, तो नेम एनीथिंग, कच्चे का डाकू जो है उसका इस्तेमाल करता है और लोगों को मोटिवेट करके खुद लोग वहाँ पे जाते हैं। जब जाते हैं तो उसके बाद उनको किडनैप कर दिया जाता है और तावान मांगा जाता है। कैसे बचा जा सकता है इस हनी ट्रैप से? मुल्तान पुलिस ने बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ मिलके एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो रियल इंसिडेंट्स जो हैं अपने हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं। जो लोग किडनैप हुए, पैसे दे के आए, उनके इंटरव्यूज़ हम अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं ताकि आम आदमी जो सुने, आगाही हो। आगाही से ज़रूर इंसिडेंट्स ऑफ इवेंट्स में कमी वाक़या होती है। 40 शुहदा की अमीन है मुल्तान पुलिस। क्या कर रहे हैं शुहदा के वर्सा के लिए? मुस्तकबिल में क्या क्या आपके प्लान हैं इनकी फलाह बहबूद के लिए? बेसिकली हर महीने हम शुहदा के जो वाकिन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। अगर रिसेंटली कोई आदमी शहीद हुआ, उसकी पेंशन, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, उसके बच्चों की पुलिस में भर्ती के लिए काम करते हैं। इसी तरह जो ओल्ड केसेस हैं उनके बच्चे जवान हो गए हैं, इसी तरह जो उनकी बेबगान है उनको मेडिकल की सहूलत की ज़रूरत होती है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ मिलके, और इसी तरह हमारा मुल्तान पुलिस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा जी, क्या है जी वो? जैसे हमारा पेट्रोल पंप है, हमारे खिदमत मराकज़ हैं, वहाँ से हमें एक बहुत ही बड़ी अमाउंट आती है।
उससे हम बड़ी फ़राख दिली से अपने शोहदा की जो है मदद करते हैं। उनकी बच्चों और बच्चियों की शादियों में शरीक होते हैं और उनको जहेज़ की मादमी मदद देते हैं। तो नेम एनीथिंग, मेडिकल से लेके उनकी ज़रूरियात तक शोहदा ऐसे ही हैं जैसे मेरी अपनी फैमिली है। और ना सिर्फ मैं, मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी इसी तरह शोहदा की फैमिली का ख्याल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुल्तान के शहरियों को एज ए सिटी पुलिस चीफ? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक ही होता है कि कोई क्रिमिनल आपके साथ वारदात कर सकता है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल टीम जो है इंशाल्लाह उस क्रिमिनल को क्राइम के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी बरामद करा के देगी। जिस बदमाश ने आपके साथ ज्यादती की है तो पुलिस की तरफ से आपको जस्टिस मिलता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। जो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है 100% बरामद करा के मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से आपके हवाले करेंगे। अच्छा सर, मुल्तान पुलिस में सियासी अमल दखल कितना है? कितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंगें आपको करनी पड़ती हैं सियासतदानों के कहने पे? बड़ा आपने ट्रिकी सवाल किया है। बेसिकली अगर मुल्तान की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है ना होने के बराबर है। जैसे आप इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो पब्लिक का वोट लेके आई हैं। पब्लिक के जो काम हैं उन्होंने गवर्नमेंट अदारों से कराने हैं। तो हर पॉलिटिकल फिगर इस हद तक मोस्ट वेलकम कि उसके वोटर सपोर्टर के साथ ज़्यादती हुई है, डिकेटी हुई है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा है, उसकी जो जायज़ चीज़ें हैं वो उनका हक बनता है। उस हद तक पुलिस जो और पॉलिटिकल फिगर्स मिल के काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल चैनल से नहीं आ होती हैं। लोगों का इत्मीनान होता है अपने महल्ले के, अपने सियासी के साथ, वो उसको सियासी को साथ दे के आता है कि मेरा ये, जब हम प्रूव करते हैं तो बात ठीक होती है। तो जिस तरह हम दीगर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ काम करते हैं, जैसे ट्रेडर कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, जर्नलिस्ट के साथ काम करते हैं, बार एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, इसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैक्ट्स हैं, उनके साथ हम मिल के काम करते हैं। ट्रांसफ़र्स की पर्चियों की तादाद कितनी है एक माह में? बेसिकली एक फेयर सा निज़ाम है। किसी की रिकमेंडेशन आ जाए या किसी की रिक्वेस्ट आ जाए, बहुत सारे पुलिस अफसर आगे खुद भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर इस जगह पे मुझे 3 महीने हो गए हैं, यहाँ से करें, या मेरा बच्चे को कैंसर हो गया है, मेरा बच्चा बीमार है, या मैं खुद ऐसी बीमारियों का मैं फील्ड की नौकरी नहीं कर सकता, मुझे किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे मैं कर सकूँ। तो ये हमने अपनी ही पुलिस फोर्स को उसकी जो कैपेसिटी उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है, वो एडजस्टमेंट होती रहती है। बात सुनी आपने सिटी पुलिस चीफ मुल्तान सादिक अली डोगर की। उनका कहना है कि पुलिस क्रिमिनल के ख़िलाफ़ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। मुल्तान के शहरी बेखौफ़ो ख़तर हो जाएं। मुल्तान के शहरियों को ये वाज़ेह पैगाम है कि मुल्तान पुलिस उनके जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेगी। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।